हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे इतिहास के ऊपर और हम आ गए हैं मध्यकालीन इतिहास में। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के ऊपर और ये गुप्त साम्राज्य का दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में मैं गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सारी बातें गुप्त साम्राज्य से होगी। चूंकि गुप्त साम्राज्य एक थोड़ा लंबा टॉपिक है तो एक वीडियो में कवर करना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के पीडीएफ वहाँ पे पड़े होंगे। दरोगा का प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ होगा, ठीक है। और जो बच्चे बिहार के रहने वाले हैं या कहीं के भी रहने वाले हो, अगर वो जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, रीजनिंग और मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको टिल द एंड ऑफ सिलेक्शन फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप बस पढ़ने के लिए तैयार है ना, मैं आपके साथ हूँ, आपके सिलेक्शन तक रहूंगा। तो हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के साम्राज्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो चलते हैं, बात करते हैं। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करने से पहले शॉर्ट व्यू हम देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या क्या बात हुआ था। तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये वीडियो पड़ा हुआ है, तो चले जाना, उसको देख लेना। शॉर्ट में हम देखने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के शासक पहले कौन संस्थापक थे। श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त आदिराज की उपाधि धारण करेंगे, पहला, और महाराजा की उपाधि धारण करेंगे, ये दो। श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं है। श्रीगुप्त और इनके पुत्र घटोत्कच ये कुषाण के सामंत थे। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि स्वतंत्र शासक गुप्त वंश का पहला कौन था, तो चंद्रगुप्त था। ये गुप्त साम्राज्य किसके सामंत थे, तो ये कुषाण के सामंत थे। तो श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर बैठेंगे कौन, घटोत्कच। और घटोत्कच श्रीगुप्त के पुत्र हैं और अपने पिता की तरह महाराजा की उपाधि धारण करेंगे, महाराज की। तो मैं भी थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलूंगा क्योंकि चीजें मैं चाहता हूँ कि आ जाओ राजनीतिक व्यवस्था पे, ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो सके। चंद्रगुप्त प्रथम, ये यहाँ पे देखिए उपाधि दिया हुआ है, जैसे श्रीगुप्त की उपाधि, घटोत्कच की उपाधि, चंद्रगुप्त की उपाधि। सबको पता है ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। और अच्छे से डिटेल में हम इसके बारे में जिक्र किए हैं, जाकर देखना मत भूलिएगा। आगे हम बात करेंगे तो उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का ऐसा शासक है जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है बीडी स्मिथ के जरिए। इन्हें समरसत कहा गया है, 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। समुद्रगुप्त से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने दक्षिण में 12 राजाओं को हराया था, आर्यवर्त में 9 राजाओं को हराया था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन इन्हीं के समय आएंगे और बोध गया में मंदिर बनवाने की बात करेंगे। जबकि ये ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, वैष्णव परंपरा को, फिर भी ये बौद्ध धर्म के मंदिर को अनुमति दे दिया जाता है मंदिर बनवाने के लिए। तो ये सारी बातें हम लोग कल कर लिए थे। श्रीगुप्त के बाद बैठेंगे गद्दी पर इनके पुत्र रामगुप्त। ये योग्य नहीं होते, इनकी पत्नी ध्रुवा देवी होती है और शक राजा इसको चाहते हैं। तो ये कहानी भी मैं कल बता दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ये बात बुरा लग जाता है और क्या करता है, शक राजा को मार देता है, अपने भाई रामगुप्त को भी मार देता है, बड़े भाई को। और इसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। इनकी एक पुत्री थी प्रभावती। प्रभावती का विवाह करेंगे बकाटक साम्राज्य के शासक के साथ, जिनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। इसके बाद अगर देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते हैं और नवरत्न से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि छनपक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में किस चीज की रचना की थी, तो ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी और ये ज्योतिष विद्या से संबंधित थे। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारे पीडीएफ को निकाल लेना, दीवार पे ये सारी चीजें को चिपका देना। क्वेश्चन आता है फाहियान के बारे में, ना जाने कितना बार पूछा गया होगा, किस शासनकाल में आया, कब आया, कितने वर्षों तक रहा, कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये सारी बात एग्जाम में पूछा गया है ना। लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, मैं पूरा का पूरा हिस्ट्री खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद ये, उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आएंगे हमारे कौन, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के पहले कुमारगुप्त आएंगे। कुमारगुप्त कौन है, वही शासक ना जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कुमारगुप्त के बाद बैठेंगे स्कंदगुप्त गद्दी पे। हाँ, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए तेजी में बढ़ रहा हूँ, ये वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ये टॉपिक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख लो, ठीक है। आगे बात करेंगे तो स्कंदगुप्त जो थे ना,
गुप्त वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक होंगे, अंतिम शक्तिशाली शासक। लेकिन अंतिम शासक कौन होंगे? विष्णुगुप्त। और पता है गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त के मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठेंगे? तो इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने वाले कोई और नहीं रहेंगे, हर्षवर्धन रहेंगे। और हर्षवर्धन के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से जिक्र कर लिया था। पता नहीं रे, रात होता है तो बड़ी समस्या हो जाती है। अब देखो बोर्ड काम करना बंद कर दिया। हाँ ठीक है, स्टार्ट हो गया, अपने आप लॉक हो जा रहा है ना। शांति लग रही होगी, काफी रात का समय है, आवाज ना हो इसलिए मैं ये वीडियो रात में ही शूट करना पड़ता है आप लोग के लिए। कुछ भी यार, जॉब करना है, बस जॉब करना है, ठीक है। आगे बातें करते हैं। तो ये सारी बातें हो चुकी थी। अब गुप्त साम्राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में देखना। तीन चीजें यहां से अक्सर पूछा जाता है, भाग, भोग और बलि। ये दिया है भाग। भाग क्या था? तो बढ़िया से समझना। भाग जो था ये राजा को दिया जाने वाला उपज का छठा भाग था, इस पे फोकस करना, छठा भाग। और भोग जो था राजा को फल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला टैक्स था। और बलि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। कहा जाता है ना कि बलि की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि बलि एक प्रकार का धार्मिक कर रहा होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी ये सारी बातें आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके अलावा इनके साम्राज्य में अधिकारी रहते थे, तो ये अधिकारी का जो नाम आपको दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, इसको याद करना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे है, डाउनलोड करो और अच्छे से इसको देख लो। एनसीईआरटी के बुक का है। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य किस लिए प्रसिद्ध है? हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। ढेर सारी मंदिरें बनवाई गई थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। उनकी ऑलमोस्ट मंदिरें मध्य प्रदेश में थी। यहाँ से सीक्वेंस में देखना, सारा का सारा मध्य प्रदेश में दिख रहा है ना। तो ये सारी की सारी मंदिरें मध्य प्रदेश में है। बिहार के राजगीर में भी बनाया गया था एक मंदिर, ये हमारा मणिनाग की मंदिर है, राजगीर में नालंदा के क्षेत्र में बनाया गया था। तो गुप्त साम्राज्य नालंदा में ही बनाते हैं ना, नालंदा विश्वविद्यालय, और यहीं पे एक मंदिर का निर्माण भी करते हैं। और मंदिर का नाम क्या है? मणिनाग का मंदिर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर बात करें तो कुछ नाटक लिखा गया था इनके समय में, और आपको देखने से लग रहा होगा कि भैया ये तो सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में ना। जैसे मालविकाग्निमित्र, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो संभवम, मुद्रा राक्षस, मृषकटिकम, सारा क्वेश्चन पूछा गया है। आप में से कोई भी बच्चे जो एग्जाम में अपेयर हुए होंगे, ये सारा क्वेश्चन, ये सेट लगाते होंगे दरोगा के लिए, ये सारा क्वेश्चन आपको दिखेगा, है ना। इसके अलावा बहुत सारी किताबें लिखी गई थी। जितना भी किताब देख रहे हो, कालिदास की 7 किताबें हैं, विशाख दत्त की 2 किताबें हैं। आप ही लोग डिसाइड करो क्या ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। ये एनसीईआरटी का कंटेंट है, अच्छे से इसको याद रख लेना। कालिदास एक ऐसे आदमी थे ना, 7 पुस्तकें लिखी और साथ साथ के साथ में ये हर्ष और उल्लास के बारे में बात करते हैं। जैसे मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में बात करता है। तो ये सारी बातें, पुस्तकें लिखी गई थी गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बच्ची का फोटो देख रहे होगे आप लोग, है ना। आज फिजिकल था बिहार पुलिस का, और ये बच्ची यहीं की है, शारदा इनका नाम है। और ये आपको पता है ना कि बिहार पुलिस में क्या होता है कि पॉइंट बेसिस पे मार्क्स मिलता है, कि आप जितना जल्दी रनिंग करोगे, जितना ज्यादा हाई जंप करोगे, जितना ज्यादा गोला फेंकोगे, उस बेसिस पे आपको पॉइंट दिया जाएगा। तो टोटल पॉइंट होता है 100 का, और ये हासिल की है 96। ये दौड़ 1 किलोमीटर का होता है, और टाइम दिया जाता है कितना? 6 मिनट का शायद, है ना, 6 मिनट या 6.5 मिनट। ये उस दौड़ को कवर की है मात्र 3 मिनट 56 सेकंड में। यानी अगर आप 4 मिनट के अंदर कवर करते हो दौड़ को, तो आपको इसके बदले 50 पॉइंट दिया जाएगा। तो इनमें इनको 50 का 50 पॉइंट मिल गया, ये रनिंग का पॉइंट है। इसके बाद आता है हाई जंप, और हाई जंप जो था इनमें इनको 21 पॉइंट मिला है आउट ऑफ 25। और एक था शॉर्ट पुट यानी गोला फेंकने का, और गोला फेंकने में 25 में से इनको 25 पॉइंट मिला है। ये 16 फीट गोला फेंकी है, और 16 फीट के बाद जो भी गोला फेंकेगा ना 16 फीट से ज्यादा, उनको
25 पॉइंट दिया जाएगा। तो ये आउट ऑफ 100 96 पॉइंट हासिल किया। ये इंट्री गेट का आप इनके हाथ में पास देख रहे होंगे, तो इनका सिलेक्शन तो पक्का हो गया। तो अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बस एक ही मंत्र है, वो है सिर्फ पढ़ना और पढ़ना, कुछ नहीं, बस सिर्फ पढ़ते रहना। ये बच्ची सुबह से शाम तक पढ़ते रहती थी, जितना सपोर्ट होता था मैं इनका करता था, चाहे वो मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जीके से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो जो भी बच्चा जॉब लेना चाहता है मेरे पास आओ, जितनी ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना हेल्प आपको चाहिए मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह का किताब चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, फिर कोई नहीं रोक सकता। ये अपने जीवन का मात्र 1.5 साल इस बैच में गुजारी थी मेरे पास, और 1.5 साल में इनका सिलेक्शन हो गया। मई में बिहार पुलिस का मेरिट लिस्ट आने वाला है, और आपको क्या लगता है 96 आउट ऑफ 100 कोई मेरिट लिस्ट में रोक रहा है क्या इनको? है ना। खैर, तो पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा। तो हम आते हैं अपने पॉइंट पे। प्रशासनिक पद्धति के बारे में बात कर रहे थे कि गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। सॉरी। तो यहां से ना भर भर के क्वेश्चन आएंगे। तो गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में देखना, सबसे पहले टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो टैक्स जो था वो 1/4 से लेके 1/6 था, यानी 25% से लेके 16% के आसपास तक टैक्स लिया जाता था इस समय। और यहाँ पे बेगार व्यवस्था थी। बेगार मतलब क्या? ये आपसे काम करवा ले, बदले में आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, उसे कहते हैं बेगार व्यवस्था। इसके अलावा यहाँ न्याय व्यवस्था 2 प्रकार की थी। यहाँ पे मुकदमा चलता था, एक चलता था दीवानी और एक चलता था फौजदारी। दीवानी मतलब होता था जो पैसे से संबंधित मुकदमा हो, और फौजदारी मतलब होता था जो झगड़े से संबंधित मुकाबला हो, मुकदमा हो। अगर झगड़ा बगड़ा किए हैं उसके लिए आपको फौजदारी में जाके रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, और अभी भी ये चलता है ना, दीवानी और फौजदारी। और जो राजा न्याय करता था ना, न्याय करने के लिए मदद लेता था किससे? तो ये मदद लेता था, एक तो लेता था ब्राह्मण से और दूसरा लेता था पुरोहित से। ब्राह्मण और पुरोहित, यही पता है मामला को थोड़ा खराब किए हैं। मैं खराब इन द सेंस इसलिए कह रहा हूं कि पहले तो ये कर दिए इन्होंने, आगे हम लोग देखेंगे, रामायण महाभारत की बातें देखेंगे जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो कास्ट है आपका उस हिसाब से आप कर्म कीजिए। ये कौन बात हो गई? कास्ट डिसाइड करेगा कि हम क्या करेंगे, कि नॉलेज डिसाइड करेगा कि सामने वाला क्या करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ी मामला खराब किया जाता है ब्राह्मण और पुरोहित के जरिए। इवन यहाँ पे देवता बदला जाएगा। अभी आप आने वाले समय में देखो ना, हम लोग क्या पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता में, याद है ना? वायु का देवता, अग्नि का देवता, जल का देवता, जंगल का देवता, यही पढ़े थे ना। उसके बाद क्या हो गया? ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए, महेश आ गए, ये कहाँ से आ गए? और अभी ये सारे इतने सारे देवता, काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि देवता या पूजा करना गलत है, लेकिन इतने सारे आडंबर फैला के रखे हैं ब्राह्मण धर्म में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अभी कुंभ का मेला लगा, कितने लोग मारे गए, और कुछ ढोंगी लोग आकर ये बोल रहे हैं कि जो उसमें मरे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। तो आप भी जाके मर जाओ ना सर, पैर के नीचे कुछ ले जाओ, मर जाओ, आपको भी मिल जाएगा मोक्ष की प्राप्ति। है पता नहीं कौन एक बागेश्वर धाम है, वो क्या क्या बोल रहा है आकर कि पता नहीं जो वहां मरे उनको मोक्ष की प्राप्ति मिली होगी। आप तो हाई सिक्योरिटी में जाते हो, वीवीआईपी में जाते हो, स्नान करके निकल गए, भाषण दे दिए। जो अपने परिवार खोए हैं, कोई पिता खो दिया, कोई माता खो दिया, कोई अपनी बेटी खो दी, कोई अपना बेटा खो दिया, है उनका दर्द आप समझोगे? और आपको भी मोक्ष चाहिए तो जाइए, आप भी मर जाइए वहां पे दब के, तब पता चलेगा। अगर ऐसा मोक्ष मिलता है ना जनाब, तो मैं तो चाहता हूँ भगवान किसी को ऐसा मोक्ष की प्राप्ति ना दे तो बेहतर है, ठीक है। खैर, जो भी बातें हो, ये थोड़ी सी बातें दिल पे लग जाती है यार, कि कैसे एक इतना जाना माना हस्ती ये सारी ऐसे बातें, बकवास वाली बातें कर सकता है। खैर, गुप्त साम्राज्य के जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे वो कुमारा मात्य कहलाते थे। तो जो भी हो यार, हमारे समाज में जैसे भी लोग हैं उनकी अपनी जगह, हम अपने लोगों को बस एक देखना है कि टारगेट अपना सेट करना है और उसके हिसाब से काम करना है। गुप्त साम्राज्य में इस पेज से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, इनकी टैक्स व्यवस्था क्या थी। दूसरा क्वेश्चन, बेगार सिस्टम किस समय आया था। तीसरा क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में न्याय व्यवस्था कैसी थी।
दो प्रकार की थी, फौजदारी और दीवानी। उसके बाद पूछा जाएगा गुप्त साम्राज्य में जो राजा थे न्याय करने के लिए किसकी सहायता लेते थे। उसके बाद पूछा जाएगा कि गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो मैं सब सर्कल सर्कल करके लेकर आया हूँ, ठीक है ना। पिछले क्लास में तो मैं हाईलाइट भी कर दिया था। अगले बार मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ताकि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो आपको आसान हो जाएगा कि नहीं हाँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं याद कर लेता हूँ, है ना। अगले बार से मैं यही करूंगा। एक्चुअली क्या हुआ कि नया पीडीएफ बन नहीं पाया, ये पुराना पीडीएफ था, तो मैं सोचा चलो क्लास छूटने से बढ़िया है कि मैं इसी को बना दूं। इवन अभी 10 बज रहा है फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ताकि मैं आपको बनाकर दे ही दूं, ठीक है, क्लास आपका छूटे नहीं। गुप्त काल में जो गांव के मुखिया होते थे उसे क्या कहा जाता था, ग्राम श्रेष्ठ कहा जाता था। और देखो भूमि दान की प्रथा, तो ये भूमि दान की प्रथा जो खराब मामला की है ये सातवाहन किए थे। आप सबको पता होगा कि सातवाहन वंश ब्राह्मणों को भूमि और जागीर दान में दिया करते थे। गुप्ता पता है और क्या किया, दान में तो दिया ही दिया, टैक्स फ्री कर दिया। और इसके अलावा गुप्त साम्राज्य में यह किया गया कि कोई भी सेना या राजा के अधिकारी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जिस क्षेत्र को दान दे दिया गया है ब्राह्मण और पुरोहित को। इसके अलावा सोने के सिक्के बहुतायत मात्रा में जारी किए गए थे, और इससे पता चलता है कि यहाँ नगद वेतन दिया जाता था, गोल्डन क्वाइन दिया जाता था। अब जब सोना आ गया ना तो स्वर्ण मुद्रा से 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वर्ण मुद्रा, पहले तो यही आप जान लो कि गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। पहले ये बात यहीं पे आप समझ लो, आगे मिलेगा। जैसे कारसापन भी होता था, है ना, पन भी कहलाता था, ये सारे स्वर्ण मुद्राएं का ही नाम था। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। स्वर्ण मुद्रा से 3 क्वेश्चन आएंगे। पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे, पहला बात ये। दूसरा क्वेश्चन है सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो दूसरा आ जाएगा कुषाण साम्राज्य। तीसरा क्वेश्चन सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो तीसरा आ जाएगा गुप्त वंश। ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया ही है, ठीक है। तो ये जो सोने के सिक्के के बारे में बातें हमारी हो गई। व्यापार और अर्थव्यवस्था काफी अच्छी स्थिति में थी। चीनी यात्री हुएनसांग, पता है ये जितनी भी चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, इनमें सबसे बड़ा योगदान हुएनसांग का है। हुएनसांग ने फू कुकी नामक पुस्तक लिखे थे, और उन्हीं पुस्तकों में ये सारी बातें बताई थी। यहाँ जो मगध के नगर थे और धनवान भरपूर मात्रा में दान दिया करते थे। किसको दान देते थे, बौद्ध धर्म के लोगों को दान देते थे, ताकि क्या कर सके, मंदिरों का निर्माण करवाया जा सके। तो ये कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये फाहियान की पुस्तक से जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं का सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, तो ये बातें तो हम ऑलरेडी देख लिए हैं। स्वर्ण मुद्राओं के बारे में बात करें तो इनकी जो शुद्धता थी ना वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी कुषाण की मुद्रा की शुद्धता थी। ये भी बातें हम अच्छे से कर ली है, ये पिछले वीडियो में भी बात की है, अभी भी ये बात कर रहे हैं। आगे बात करें तो गुजरात विजय के बाद बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। तो जब गुजरात को जीता गया था तब चांदी के सिक्के जारी किया गया था, और ये क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था। थोड़ा लंबा होने वाला वीडियो नो डाउट, अभी चलेगा 15-20 मिनट और चलेगा। ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर गांव अनुदान मिलना शुरू हो गया, और ब्राह्मणों को श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही। ब्राह्मण की श्रेष्ठता गुप्त काल में नहीं, वर्तमान समय में बनी हुई है। 2 दिन के बाद सरस्वती पूजा है, उनके बाद ब्राह्मण को आप ढूंढिएगा पूजा करवाने के लिए। ब्राह्मण लोग भी वहीं पे जाते हैं पूजा करवाने के लिए जहाँ दक्षिणा ज्यादा मिलती है ना। बिजनेस हो गया है सर, चीजों को समझिए, ठीक है। जनता से, सरकार से जनता जो मांगेगी सरकार जनता को वही देगी। भर भर के लोग जा रहे हैं कुंभ महाकुंभ में स्नान करने के लिए, जो हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, फिर भी जान गंवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जाना है। शिक्षा से आज तक कभी ऐसा हुआ 70 सालों में, 75 सालों में, कि लोग शिक्षा के लिए आंदोलन किए होंगे? नहीं। अंधभक्ति इतने चरम पे है ना कि अगर वहां जाएंगे स्नान करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ऐसा ही मोक्ष की प्राप्ति होता ना तो फिर तो कोई बात ही नहीं था। खैर जो भी हो, देखो जाति व्यवस्था के बारे में बात करें तो गुप्त काल में जाति व्यवस्था का बड़ा खतरनाक था।
जाति व्यवस्था में पता है जातियां उपजातियों में बांट दिया गया। उपजाति मतलब क्या, पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र थे, अब इसको भी और बांट दिया गया। सबसे खराब स्थिति पता है किसकी थी, शूद्र की थी। लेकिन शूद्र की स्थिति यहाँ थोड़ा सा सुधार आया। सुधार क्या आएगा, रामायण महाभारत और पुराण इनको पढ़ने के लिए मिलने लगा कि चलो तुम थोड़ा पढ़ सकते हो पुस्तक, अपने घर में कुछ कर्म कांड कर सकते हो, यानी घर में तुम पूजा पाठ कर सकते हो। यही थोड़ी सी छूट दे दी गई इनको। और 7वीं शताब्दी में इनकी पहचान कृषक से की जाने लगी। वे फाहियान करते हैं कि ये जो कृषक है यही होते थे शूद्र। पहले तो कृषक आते थे वैश्य में, यहाँ पे कृषक शूद्र बन गए। और यहाँ तक तो फिर भी शूद्र ठीक है, एक और आएगा जिनका नाम होगा चंडाल। ये चंडाल एक ऐसे शूद्र की श्रेणी में आते हैं जिनको गांव से बाहर रखा जाता था। और ये वही चंडाल है, जब कोई मरता है ना, तो जब तक ये क्रियाकर्म नहीं करते हैं तब तक पुण्य नहीं माना जाता है हिंदू धर्म में। फिर भी इनको गांव से बाहर रखा जाता था। यानी अच्छा कर्म हो तो ब्राह्मण को बुलाया जाए, और जब बुरा कर्म हो तो चंडाल को सामने लाया जाए। तो हुएन यही कहते हैं कि एक होता था चंडाल, और चंडाल को गांव से बाहर रखा जाता था, गांव से अलग बस्ती होती थी। अभी भी गांव में यही होता है ना, उधर महतो टोली है, कुर्मी टोली है, बावन टोली है, राजपूत टोली है। इतना ज्यादा हम जाति के नाम पे लोगों को बांट के रखे हैं ना, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और ये पता नहीं जातिवाद कब खत्म होगा। एक तरफ सरकार कहती है कि इंटर कास्ट मैरिज कीजिए, और दूसरा तरफ सर्टिफिकेट भरिएगा तो सबसे पहले फॉर्म भरिएगा तो मांगेगी कि आपका कास्ट क्या है। तो वो तो खैर रिलैक्सेशन के लिए है ना, इसमें आप ही लोग का फायदा है। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को रामायण महाभारत और पुराण पढ़ने की अनुमति दे दी गई। पता है स्त्रियों की स्थिति गुप्त काल में बहुत स्थिति खराब हो गई है। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है, लेकिन फिर भी रामायण महाभारत और पुराण पढ़ने की अनुमति, सुनने की अनुमति दे दी गई कि आप सुन सकते हो। स्त्रियों को हमेशा भोग विलास की वस्तु समझा जाता रहा है, गुप्त काल तक भी। देखो ना आगे, पर्दा प्रथा था, सती प्रथा की व्यवस्था थी। अरे प्रथा तो ऐसा था ना कि स्त्रियों को निजी वस्तु समझा जाता था, और यहां तक समझा जाता था कि अगर पति मर गया ना, तो स्त्री को भी पति के साथ मर जाना चाहिए था। और यही सती प्रथा थी। सती प्रथा में यही होता था ना कि इस अगर पति मर गया तो पत्नी को भी उसके साथ जला दो उसी चिता पर, है ना। तो सोचो यार उसके बच्चे को क्या होता होगा, बच्चा लोग जो होता होगा। ये जितनी भी प्रथाएं, कुप्रथाएं जो धर्म के नाम पे भी प्रचलित है ना हमारे पास अभी भी, इसका खंडन करना बहुत जरूरी है। अम्बेडकर साहब तो कुछ योगदान करके चले गए, अब हम लोग की बारी है। खैर आगे चलते हैं। सती प्रथा का प्रचलन तीव्र दृष्टिगोचर हो गया और स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई। जिस समाज में स्त्री को सम्मान नहीं मिलता है वो समाज कभी भी प्रगतिशील नहीं हो सकता। ये बात गांठ बांध लीजिए। जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था वहां मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, स्त्रियों को पूजा किया जाता था। आज के समाज में देखो तो खैर आज की स्त्रियों को राइट मिल गया, पता है ना, 498A, जो भी काफी चर्चा में ये आर्टिकल है। इसके तहत डाइवोर्स लो और एलिमनी लो और दूसरा शादी करो। अब ये एक प्रकार का ट्रेंड चल गया है ना। तो खैर जो भी हो आगे चलते हैं। ये पितृसत्तात्मक था और पत्नियों को निजी संपत्ति समझा जाता था। अरे यहां तक समझा जाता था कि मृत्यु पर पत्नी को पति की चिता में सती करने का पहला अभिलेख भी मिल गया है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख आपको याद होगा। गोपराज की पत्नी याद है, गोपराज की पत्नी सती हो जाती है ना। ये प्रमाण कहाँ मिलता है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। स्मृतियों में यह कहा गया कि विवाह के समय वधु को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए भूषण, अलंकार, वस्त्र आदि दिए जाते थे। ये जो डॉरी सिस्टम है ना, दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा यहीं से निकला है। गुप्त काल में क्या होता था कि पिता जब नई नई बच्चियों की शादी होती थी तो उनका नया घर होता तो इसलिए कुछ सहायता कर देते थे कि नए घर में पता नहीं हो ना हो तुम मेरे यहाँ से लेते चले जाओ। यही ट्रेंड धीरे धीरे बदल के दहेज प्रथा में कन्वर्ट हो गया। अब यही दहेज प्रथा को लड़कियों के द्वारा इस अनुच्छेद के जरिए वापस ले लिया जा रहा है ना, कि जितना दहेज लिए हो ना जिंदगी भर हम आपसे वसूलेंगे। ठीक है, तो खैर इस पे कोई बहस नहीं करेंगे हम। 6ठी सदी की में स्मृति कात्यायन की कहानी, कात्यायन के बारे में कात्यायन कुछ कहना चाहते हैं कि स्त्री अपने स्त्री धन भी, कात्यायन कहते हैं स्त्री जो थी गुप्त काल में वो अपनी निजी
यानी शरीर को भी बेच सकते थे अपनी संपत्ति के साथ, और इनको भूमि में भी इनका हिस्सा हुआ करता था, यानी पैतृक संपत्ति में भी इनका हिस्सा होता था। तो खैर अब तो हमारे संविधान में ये बातें मेंशन कर दी गई है कि पैतृक संपत्ति में स्त्रियों को हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पता चलता है सती प्रथा का प्रमाण था, स्त्रियों की स्थिति खराब हो गई थी, भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख में ये प्रथा के बारे में जानकारी मिलता है। थोड़ी सी बातें और है, थोड़ी नहीं थोड़ा ज्यादा है, गुप्ता साम्राज्य थोड़ा बड़ा है यार। अगर बात करें बौद्ध धर्म को आश्रय मिलना थोड़ा कम हो गया। हुआ क्या ना कि विष्णु वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, और गुप्ता साम्राज्य क्या किए कि बौद्ध धर्म को मानते नहीं थे, वो वैष्णव धर्म को मानते थे, इसलिए बौद्ध धर्म का डाउनफॉल हो गया। कनिष्क के शासनकाल में और कुषाण के शासनकाल में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म अपने चरम पे था। कनिष्क और कुषाण के समय ये बौद्ध धर्म ना अपने चरम पे था। लेकिन क्या हुआ, आने वाले समय में बौद्ध धर्म का स्थिति थोड़ा दयनीय हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुमारगुप्त यही है ना जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराएंगे। कब कराएंगे, 415 से लेके 455 एडी में करवाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको तो पता होगा। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें भागवत संप्रदाय का उदय और विकास, तो गुप्त साम्राज्य में वैष्णव परंपरा का जन्म हुआ, और इतनी तेजी से जन्म हुआ ना कि पहले तो आए विष्णु भगवान से कन्वर्ट होके हो गए ब्रह्मा भगवान, और ब्रह्मा भगवान कन्वर्ट होकर हो गए शिव भगवान। तो पहले विष्णु भगवान आए थे, अकॉर्डिंग टू गुप्ता पहले विष्णु भगवान आए, फिर ब्रह्मा भगवान आए, और फिर शिव भगवान आए। इसी तरीके से भगवान का विकास हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, मंदिरों और घाटों का निर्माण हुआ। तो ये सारी बातें इसी के बारे में बोला जा रहा है कि नारायण मूलतः अवैदिक जनजाति देवता थे, ये जनजाति देवता थे, भागवत कहलाते थे, और उसी के समय में उसके उपासक भी भागवत कहलाते थे। जब विष्णु और नारायण दोनों एक हो गए, तब दोनों के उपासक भी धर्म एक ही छत्र छाया में आ गए। तदुपरांत विष्णु का संबंध पश्चिम भारत में निवास करने वाले वृष्णि कुल के एक पौराणिक महापुरुष से जुड़ गया, और कृष्ण वासुदेव कहलाता था। तो धर्म का भी परिवर्तन यहाँ पे हुआ है तेजी से, और देवता भी बदले गए हैं। अभी विष्णु भगवान आएंगे, बाद में आप देखोगे कि विष्णु भगवान, कृष्ण की भागवत गीता में घोषणा किया गया है कि जन्मता अपवित्र स्त्री, वैश्य और शूद्र उसके शरण में आ सकते हैं। यानी भागवत गीता में ये कहा गया है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, जो भी है चाहे वो शूद्र हो स्त्री हो जो भी हो मेरे शरण में आ सकते हैं। गुप्त काल में आके महायान बौद्ध धर्म की तुलना भगवान वैष्णव से अधिक प्रभावित हो गया, और यहां तक कहा गया कि जो बौद्ध भगवान है ना महात्मा बुद्ध, ये विष्णु के 9वें रूप थे, यहां तक कहा जाने लगा। आगे चलते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आया है, तब तक भगवान प्रकट हुए हैं और मनुष्य की रक्षा की है। 6ठी शताब्दी आते आते विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ होने लगी, और ये त्रिदेव कहलाने लगे। यानी 6ठी शताब्दी से पहले शिव और ब्रह्मा का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन फिर शिव भी आ गए और ब्रह्मा भी आ गए। तो इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये एनसीईआरटी का बुक कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य में ये सारे चीजों का उदय हुआ था। गुप्त वंश के राजा शिव के उपासक हुए, संहार और प्रलय के देवता थे शिव। आपको पता है ना कि जो ब्रह्मा है क्रिएटर है, विष्णु है प्रिजर्वर है, और महेश जो है वो डिस्ट्रॉयर है, ये तो आपको पता होगा। तो शिव की पूजा करते थे ये लोग, और ये धीरे धीरे काफी महत्वपूर्ण होने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता जो था उस समय वो विष्णु थे। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मण धर्म का सामान्य लक्षण हो गया। अब मूर्ति पूजा होने लगा, और अभी के समय में तो इतनी मूर्ति पूजा हो गई है कि जिस दिन इंसान अगर मूर्ति की पूजा ना करे उस दिन उनको चैन ही नहीं मिलेगा। उनको लगता है मूर्ति पूजा करने से ही शांति मिलती है, जाकर कुंभ में नहाने स्नान करने से ही शांति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो निस्वार्थ भाव से सेवा करना अनिवार्य है। अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो, जो भी हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन निस्वार्थ भाव से, यानी उपेक्षा कुछ नहीं करना है कि रिटर्न हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
ये ब्राह्मण धर्म भी कहता है, बौद्ध धर्म भी कहता है और जैन धर्म भी कहता है। लेकिन लोगों का स्वार्थ कभी खत्म नहीं हो सकता। भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के पर इसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो ये तो हम लोग सब जानते हैं। और चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहते थे, ये भी बातें हम लोग को पता है। गुप्त काल में बनी 2 मीटर की ऊंची बुद्ध की कांस्य मूर्ति भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ है। तो ये बातें थोड़ी सी अंडरलाइन करने वाली है कि भागलपुर से एक मूर्ति मिला है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर की है। तो ये सारी चीजें जितनी भी है ना, अच्छे से अंडरलाइन करते चले जाना, क्योंकि बीपीएससी में मौर्य कला आता है, गुप्त कला आता है, पाल कला आता है। तो कला से संबंधित जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ये सारी चीजें मेंशन करने से आपका पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि इतना बेकार में मैं आपको इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जब कला से क्वेश्चन है ना कि गुप्त कला का वर्णन कीजिए, ये सारी बातें लिख देना है कि कहाँ से मिला था, किसकी मूर्ति मिली थी। आगे चलते हैं। सारनाथ और मथुरा बुद्ध के सुंदर और आकर्षक प्रतिमाओं का उल्लेख मिला है यहाँ पे। गुप्त काल में अजंता की चित्रकारी जो काफी प्रचलित है और किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध कला से संबंधित है। ये सारी बातें हम लोग को पता होगा। आगे चलते हैं। गुप्त शासक में अजंता चित्रकला के संरक्षक नहीं थे, क्योंकि गुप्त काल के शासक हिंदू धर्म के पोषक थे, इसलिए पहली बार हम गुप्त काल में विष्णु, शिव और अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमा पाते हैं। बुद्ध का समय चला गया, अब आ गया किसका समय, ब्रह्मा विष्णु महेश का। और ये कब आया, तो गुप्त काल में इसका प्रचलन ज्यादा हो गया। वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा हुआ था। कानपुर के भीतर गांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ ईंटों के मंदिरों का उल्लेख मिलता है। अब मंदिरों और घाटें बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई। किस समय में बनाई गई, तो गुप्ता के काल में बनाई गई। यहाँ पे देखो, नालंदा का बौद्ध महाविहार 5वीं शताब्दी में बना है। सबसे पहले की संरचना ईंटों की बनी है, जो गुप्त काल में बनी है। नालंदा खंडर कौन नहीं घूमा है, सबको पता होगा कि ये ईंटों का बना हुआ है ना, गुप्त काल में बना था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग, जैसे साहित्य के क्षेत्र में कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है, यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है ना। मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। पता है कालिदास बंदा 7 पुस्तक लिखे और सातों में प्रेम कहानी के बारे में जिक्र किए हैं, हर्ष और उल्लास के बारे में जिक्र किए हैं, प्रेम के बारे में जिक्र किए हैं। चिकित्सक, धन्वंतरी चिकित्सक था और ये क्या करता था, तो ग्रंथ इन्होंने क्या लिखा था, तो धन्वंतरी आयुर्वेद का प्रथम आचार्य प्रवर्तक था। इनके ग्रंथ का नाम है धन्वंतरी संहिता और ये चिकित्सक शास्त्र से संबंधित है। आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टिया नामक पुस्तक लिखा था और इन्होंने में ये बताया था कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी। ये सबसे पहले आर्यभट्ट अपनी पुस्तक आर्यभट्टिया में बोले थे और आर्यभट्ट भी गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में थे। भवन निर्माण, मंदिर और स्तूप खूब बनाए गए। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, है ना। यहाँ पे गुप्त काल के एरन अभिलेख में यशोमती, भानुगुप्त की पत्नी का नाम, वो क्या कहते हैं, वो जो गोपराज की पत्नी है ना, उनका नाम है यशोमती। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं साहित्य के बारे में। तो साहित्य से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे, इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास का एक और पुस्तक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। ये मृच्छकटिकम शूद्रक का है जी, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेना। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो तो थोड़ी सी चीजें, एकाक वर्ड या एकाक लेटर थोड़ा गलत होगा, उसको ठीक कर लेना, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे रामायण और महाभारत 4वीं शताब्दी के पूर्व लिखा गया था। भागवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है और इसमें क्या शिक्षा दी गई है, सुनो। इसको थोड़ा नोटिस करना, समझना क्या लिखा गया है। वर्ण जाति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य निर्धारण है, उसे उसका पालन किसी भी स्थिति में एवं किसी भी प्रतिफल में कामना किए बिना करना चाहिए। कितना मूर्खतापूर्ण बात किया गया है। वर्ण और जाति, एक बात बताओ, हम लोग वर्ण व्यवस्था तय की है ना कि कौन शूद्र होगा, कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा। ज्ञान डिसाइड करेगा कि कौन शूद्र होगा,
वैश्य होगा कि जन्म डिसाइड करेगा? सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ रहे थे तो कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था थी, काफी अच्छी व्यवस्था थी। अभी है जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था। और महाभारत क्या कहता है कि जो व्यक्ति जिस धर्म के हैं, जिस कास्ट के हैं, जिस जाति के हैं, उनको वही करना है। यानी शूद्र लोग का काम है नाली साफ करना, तो वो वही करेंगे। उनका अधिकार नहीं है पढ़ लिख के कलेक्टर बनने का। वो तो बाबा साहब का शुक्रगुजार मानिए कि संविधान में एक विशेष प्रावधान किया गया, आरक्षण दिया गया, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो बातें दिमाग में है ना आप लोग की, रिजर्वेशन, उनका रिजर्वेशन का सिस्टम ये था कि आने वाले 10 साल में ये समाप्त हो जाएगा। हमारी जो लालची गवर्नमेंट बैठी है ना, वोट लेने के चक्कर में रिजर्वेशन को बढ़ाता चला गया। खत्म करिए ना सर रिजर्वेशन। शूद्र और वैश्य वो भी लोग अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। 50% अलग अकेले का अकेले लेकर रखा है कौन? जनरल वाले ना। और 50% में बाकी सबको बांट के रखे हो, तो फिर SC ST OBC EBC सब उसी में आ रहा है। तो खैर आगे चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देखो गुप्ता साम्राज्य में ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी। विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। जैसे गणित के क्षेत्र में गुप्त काल में महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टियम लिखा गया। और आर्यभट्टियम कौन लिखे थे? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कहाँ के थे? पाटलिपुत्र के थे। तो ये तो लाइन इंपॉर्टेंट हो गया है ना। और इसी के समय दशमलव की खोज की गई थी। आर्यभट्ट गुप्त युग के सबसे महान वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ भी थे और ज्योतिष भी थे। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में यह प्रमाणित किया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है और अपनी धुरी पर चारों ओर परिभ्रमण करता है। इसी कारण इसे ग्रहण लगती है। तो ये पहले ही बता चुके थे आर्यभट्ट। आज से 1400 साल पहले आर्यभट्ट ये बता चुके थे कि पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बारहमीर एक ज्योतिष शास्त्र थे, है ना। ज्योतिष शास्त्र के बारे में इन्होंने अच्छी जानकारियां दी है। इसके बाद अगर बात करें, फलित ज्योतिष का कल्याण वर्मन सारावली की रचना किया था नागार्जुन के बारे में। यह रसायन और विद्युत विज्ञान के प्रख्याता थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, पारा। पारा का आविष्कार कब हुआ था? इसी के समय में, है ना। पारा का सिंबल होता है Hg, है ना। हमारा ब्लड प्रेशर इसी में नापा जाता है ना, 120/80 mm Hg बटा 80 mm Hg, यही नापा जाता है। ये Hg जो है ना, यहाँ पारा का इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं और ये लास्ट होने वाला है। शैल चिकित्सक शास्त्र के आदि सुश्रुत थे और नागार्जुन थे। इलाहाबाद में 448 में गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि 5वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में दशमिक पद्धति का ज्ञान हुआ था। और इसी समय खगोल शास्त्र रोम कदी शूद्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। दशमलव प्रणाली गुप्ता का दिया गया है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में शून्य सिद्धांत दिया गया और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। शिल्पकारों अपना कौशल और कांस्य की कृतियां दिखाने लगे। तो ये सारी जितनी भी व्यवस्थाएं थी, ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित राज्य व्यवस्था थी। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो और लंबा हो, जितना जल्दी हो सका मैं इसको खत्म कर दिया हूँ। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोशिश करना डाउनलोड करने का, टेलीग्राम ज्वाइन करने का। और जो भी बातें इससे रिलेटेड है, मल्टीपल क्वेश्चन तो हम लोग पहले कर चुके हैं। अगले बार हम बात करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। चोल, चालुक्य या त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ लेंगे यार, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, हिस्ट्री पूरा करेंगे। मेरे साथ बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।